नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कहते हैं राजनीति में चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड और भेद सब चलता है। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं, फिर चाहे जनता से मुफ्त के वादे ही क्यों ना करने पड़े। ऐसे वादों को फ्रीबीज या फिर चुनावी रेवड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। और रेवड़ी बढ़ती हुई किसे अच्छी नहीं लगती। जब ये चुनाव में जीत की गारंटी बन जाए तो हर कोई इसी के सहारे आगे बढ़ना भी चाहता है। लेकिन फ्रीबीज की पॉलिटिक्स राज्यों की इकोनॉमिक्स को खतरे के निशान के ऊपर ले जा रही हैं। इसका एहसास भी फ्री के चुनावी वादे करने वाली पार्टियों को अब होने लगा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नेताओं को नसीहत दी है कि वो बजट के हिसाब से ही चुनावी वादे करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। खड़गे के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के अधूरे वादों को लेकर निशाना भी साधा है। सवाल यह है कि क्या फ्रीबीज की पॉलिटिक्स राज्यों पर भारी पड़ने लगी है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। फ्री बिजली पानी, महिलाओं के खाते में हर महीने आर्थिक मदद, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, लाखों रुपए का मुफ्त इलाज, इस तरह के कई वादों ने राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में परमानेंट जगह बना ली है। कोई इसे फ्रीबीज कहता है तो किसी ने इसे कल्याणकारी योजनाओं का नाम दे रखा है। कई राज्यों में तो मुफ्त के चुनावी वादे चुनाव जीतने की गारंटी बन गए हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई अब सामने आ रही है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के पीछे फ्री के चुनावी वादों का एक बड़ा कारण माना जा रहा था। लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनावी वादे अधूरे रह गए हैं। हिमाचल में तो नौबत यहां तक आ गई है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को वक्त पर सैलरी भी नहीं दे पाई। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने कांग्रेस के खेमे में ही खलबली मचा दी है। पिछले हफ्ते खड़गे ने अपने नेताओं से कहा कि वो चुनाव में अनाप शनाप वादे ना करें, इससे नुकसान हो सकता है। ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ। चुनाव में कांग्रेस की गारंटियों को लेकर बीजेपी हमलावर रही है। खड़गे के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस के झूठे वादों से सतर्क रहें। तेलंगाना में किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों की हालत खराब है और वो अपनी योजनाएं वापस ले रही है। पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर अटैक तेज कर दिया है। कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है उससे तो कांग्रेस के भीतर ही घमासान मचा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। वैसे बीजेपी भी मुफ्त के चुनावी वादे करने में पीछे नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। एमपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में लाई गई लाडली बहना योजना कुछ ही दिनों में अच्छी खासी लोकप्रिय हो गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं। फ्रीबीज को लेकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से लेकर आरबीआई तक चिंता जता चुके हैं। अब सवाल यह है कि अपनी चुनावी जीत पक्की करने के लिए नेता और पार्टी इकोनॉमी का ख्याल भी रखते हैं क्या?
इस फ्रीबीज पॉलिटिक्स की कीमत कौन चुका रहा है? खरगे जब अपने नेताओं को बड़े वादे करने से बचने को कह रहे हैं, तो क्या वो कांग्रेस के आलाकमान को क्लीन चिट दे रहे हैं? और अगर मुफ्त के वादों से वोट मिलते हैं तो कोई इससे गुरेज क्यों करे? सही बात है कि जब मुफ्त के वादों से वोट मिलते हैं तो इससे गुरेज कैसा? और यही आज की चर्चा की मुख्य लाइन भी होगी कि क्या ये सही है। इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं, कई सारे शॉर्टकम हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मुझे कहना चाहिए शुभमय भट्टाचार्य जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस वाले मित्र हमारे अभी तक आए नहीं हैं चर्चा में। कायदे से तो पहला सवाल उन्हीं की तरफ जाता मेरा, क्योंकि खरगे साहब ने कुछ कहा लेकिन उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने भी कुछ कहा। तो पासवान साहब, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये ठीक चीज़ नहीं है। मतलब मैं यहाँ प्रधानमंत्री की आज की बात का भी जिक्र करूंगा जो अभी हमने सुनी। उन्होंने वो पूरी बात कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कही कि उनके मुंह से सच निकल गया और ये तमाम चीज़ें कि वो वादे कर रहे हैं लेकिन उसको पूरा करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वादे तो बीजेपी भी करती है, बीजेपी की तरफ से भी ऐसी चुनावी योजनाएं आती हैं। कांग्रेस की और आपकी चुनावी योजनाओं में क्या अंतर है? नहीं, नमस्कार विपिन जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं, एक तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और दूसरा शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन। एक निर्णय किया जाता है जो दूरदर्शिता के साथ किया जाता है, एक निर्णय किया जाता है जो चुनाव की दृष्टि से किया जाता है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहां पैनल में उपस्थित सभी लोग वरिष्ठ हैं। मैं स्मरण कराना चाहता हूं आपको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। जब एनडीए 1 की सरकार थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो वित्तीय अनुशासन को, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक पॉलिसी प्रायोरिटी बना करके उसके लिए एक अधिनियम को बनाया गया था, एक फॉलो अप मैकेनिज्म क्रिएट किया गया था। उसके बाद आप आइए, जब हम वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं, जब हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो बीजेपी के लिए कमिटमेंट का इशू है। देखिए, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में वित्तीय अनुशासन कितना है, इसको जांचने का मापदंड होता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट यदि आप देखें कि आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है और आपका जो लाभ हो रहा है आपको कम हो रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट का जो एवरेज यदि आप देखिएगा, वो यूपीए के शासन के वर्षों को निकालेंगे तो लगभग 4.5% का था, और एनडीए का वर्षों को निकालेंगे कोविड के पहले तो 3.5% का होता है। ये तो अनुशासन की बात हो गई, डेटा की बात हो गई और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट की बात हो गई। दूसरा, आपने कहा कि बीजेपी भी ऐसे वादे करती है, बीजेपी भी ऐसे स्कीम लेकर के आती है। उसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी एक बहुत ही वृहद तौर पर प्रधानमंत्री सोलर रूफटॉप योजना का एक स्कीम अनाउंस किया गया और स्कीम के तहत 1 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। देखिए विपिन जी, स्कीम की विशेषता क्या है, और यह स्कीम बस एक प्रोटोटाइप है। इस स्कीम के आधार पे आप हमारे अप्रोच को जज कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का अप्रोच कैसा होता है। तो प्रधानमंत्री सोलर लाइट योजना से 1 करोड़ घरों में हमारी योजना है कि हर घर के लोग ही अपने सोलर पैनल से बिजली को प्रोड्यूस करें, जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं उसको कंज्यूम करें, और जो बिजली सरप्लस हो जाता है उसको ग्रिड के माध्यम से या चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से उसका एंटरप्रेन्योरशिप का भी मॉडल बनता है। तो सब्सिडी रैशनलाइजेशन की बात हो, उज्ज्वला की बात की जाती है। आज उज्ज्वला के तहत 10 करोड़ 33 लाख हमारे बेनिफिशियरी हैं, उसमें कंप्लीटली तो हम लोगों ने वेव नहीं किया है, एक सब्सिडी दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो तो आवास योजना में लगभग 4 करोड़ हमारे बेनिफिशियरी है। शौचालय की बात हो तो शौचालय के लगभग 11 करोड़ बेनिफिशियरी हैं। तो फिस्कल डेफिसिट हो, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आज डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, हमारा फोकस यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी को एक बूस्ट मिले। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात मैं आपको एक आखिरी उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, इसी देश में प्रधानमंत्री हुए जो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपए चलता है और अंतिम गांव तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। पिछले 10 वर्षों के आंकड़े हैं और आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना
इस देश में आर्थिक छुआछूत था, लोगों के बैंक के खाते नहीं थे, 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते हो, और उन बैंक के खातों के खुलने से क्या हुआ है, जो बीच में मिडिलमैन होते थे और बीच में इतने लीकेजेस होते थे, वो लीकेजेस की परंपरा समाप्त हो गई है। और लगभग पिछले 10 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री जनधन योजना और आधार का ये संगम हुआ है, 1.5 लाख करोड़, आप कल्पना कर सकते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। और हमें इसका प्रमाण कैसे मिलता है? 2019 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हद कर दिया था, न्याय स्कीम को अनाउंस किया कि आखिरी 20% जितने लोग हैं उन सभी परिवार को 6,000 रुपए देंगे। यह हमारे जीडीपी का 2% हिस्सा था। तो भारत के लोग भी इसको पसंद नहीं करते हैं। भारत के लोग भी स्वावलंबी हैं, भारत के लोग पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं। उन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी का क्या हर्ष किया। और वहीं पे बीजेपी, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, बीजेपी को 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, इतना बड़ा मैंडेट हमारे इकोनॉमिक मॉडल, वित्तीय अनुशासन, स्वावलंबन और एंटरप्रेन्योरशिप, हम नौकरी मांगने वाले ना बने, नौकरी देने वाले भी बने, खुद भी सशक्त हों, समाज को भी सशक्त करें और वित्तीय अर्थव्यवस्था को भी ठीक ठाक करें। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपने एक लंबा चौड़ा जवाब दिया, उसको सबने धैर्यतापूर्वक सुना भी। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, छोटा सा जवाब इस पे दीजिएगा कि ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें गिनाई, अब हम उसके अभी स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ज्यादा नहीं जा रहे, लेकिन क्या इन सारी चीजों के पीछे, आपने वित्तीय अनुशासन का मॉडल तो बोला, लेकिन क्या ये सब उस कैलकुलेशन में फिट बैठती हैं? नंबर 2, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, माझी लाडली एक्सेट्रा, जो जिसमें डायरेक्ट महिलाओं के हाथ में पैसा है, ऐसी और तमाम योजनाएं, क्या वो सारी वित्तीय अनुशासन के उस मॉडल में फिट बैठती हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो भी योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप योजनाओं का वादा कर रहे हैं और उन वादों को डिलीवर कर रहे हैं, एक बात है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में क्या वादा किया गया था? तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना वादा किया गया था, उस वादा को पूरा किया गया है क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, वो एक दूसरा सवाल होगा। वो पासवान साहब, वो एक अलग बात है कि वादा करना और डिलीवर करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी हम थोड़ा वादों की इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रहे हैं। बहरहाल मैं आता हूं आपके पास दोबारा, दूसरे अतिथियों के पास जाऊंगा। सतीश जी, पासवान जी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताई और उसमें से कुछ, जैसे सोलर रूफटॉप योजना आप कह सकते हैं, उस तरह की चीज़ें, एक ऐसा मॉडल है जो जिसके इकोनॉमिक्स समझ में आता है आपको कि सब्सिडी मिल भी रही है, लेकिन उससे आप फिर कमा भी रहे हैं, उससे आगे बिजली भी पैदा हो रही है। लेकिन कुछ और डायरेक्ट बेनिफिट योजना है जहाँ सीधा पैसा बट रहा है, जहाँ बिल्कुल चुनाव के आसपास वो सारा खेल हो रहा है, या सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या उस तरह की चीज़ों से सभी पार्टियों को बचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो? क्योंकि हाल फिलहाल में, हालांकि ये परंपरा पुरानी है, ग्राफिक्स चल रहे हैं लगातार टीवी पे, 60-70 के दशक से सब इस तरह की चीज़ें होती चली आई हैं, लेकिन इस समय ये थोड़ी पीक आउट कर गई हैं और खुद प्रधानमंत्री या इवन अभी खड़गे साहब कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए या राज्यों के लिए। देखिए विपिन जी, मेरा ये मानना है कि 90 करोड़ लाल कार्ड और 80 करोड़ को मुफ्त भोजन देना पड़ रहा हो, तो उसमें रेवड़ी क्या है एक बार डेफिनेशन हो जाना चाहिए नए सिरे से, कि है रेवड़ी क्या, बुनियादी चीज़ है क्या, और रेवड़ी के ऊपर वोट जीतने का फलूदा क्या है। रेवड़ी मेरे ख्याल से ही वोट लेने का फलूदा है ना। रबड़ी पर फलूदा सुनते थे हम लोग, रेवड़ी पर ये फलूदा है। तो ये तो है ही। दोनों जितनी भी पार्टियां हैं ये इंस्टेंट नूडल वाला खेल खेल रही है कि कुछ दो वोट तो मिल जाएगा। क्योंकि बात यह है कि आखिर ये रेवड़ी 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 शब्द आया कहाँ से और क्यों आया? क्या पिछले तमाम सरकारें लोग बाग को जो मतलब बुनियादी चीज़ें हैं वो देने में नाकाम रही? मैं कहता हूँ एक बात, विपिन जी, आप मुझे एक नौकरी दे दो, एक रोजगार दे दो, आप मुझे दे दो, ना मुझे महंगाई की चिंता होगी, ना मुझे घर बनाने का, ना शौचालय बनाने का, ना हमें रेवड़ी चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमको सिर्फ ये चाहिए। क्योंकि बाकी चीज़ों का हम सब देख लेंगे, सिलेंडर भी ले लेंगे और डीबीटी की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पता नहीं कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माल आएगा तो हम खर्च करने की स्थिति में होंगे। तो चूंकि हम लोग की शासन व्यवस्थाएं, तमाम पार्टियों की बोल रहा हूँ, अब एकदम फेल रही है इस मामले में, तो आपको 80 करोड़ को भोजन देना पड़ता है, राइट टू फूड देना पड़ता है, राइट टू हेल्थ भी शायद देना पड़े आगे,
और आपको कई तरह के रेवड़ी बांटने पड़ते हैं। तो डेफिनीशन हो जाना चाहिए कि रेवड़ी है क्या। अधिकारिता, एम्पावरमेंट, ये जो शब्द है, और एंटाइटलमेंट और रेवड़ी, इसका डेफिनीशन हो जाना चाहिए। देखिए, अगर 90 करोड़ लोगों को दिक्कत आ रही है जीवन यापन में, तो ये भी इट इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स। ये तो बैड पॉलिटिक्स होगा, लेकिन इट इज ऑल्सो नॉट गुड इकोनॉमिक्स। आप तो इकोनॉमिक्स वाले, बिजनेस वाले हैं। सस्टेनेबल नहीं है रेवड़ी, या सस्टेनेबल ये 90 करोड़ लाल कार्ड नहीं है गुरुजी। तो ये जो है, और दोहरे मापदंड, मेरा रेवड़ी हो गया, आपका वाला रेवड़ी हो गया, मुफ्तखोरी हो गई, मेरा वाला तो एम्पावरमेंट हो गया, मेरे पास तो पैसा है हम दे देंगे। तो ये जो चल रहा है, ये मुझे लगता है जो राजनीति का व्यावसायीकरण हुआ है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का युग है, खाली इसमें सारे धन वाले लोग अब हावी होते जा रहे हैं। तो उसमें क्या कीजिएगा, हमको आप 10-5 रुपया दे दीजिएगा, हम बहल जाएंगे। हमको सिर्फ एक वोट ही तो देना है भाई, बाकी कौन चिंता कर रहा है कि आगे क्या होगा। और शायद अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो इन सब से भी निजात पा जाइएगा। तो ये बड़ा मुश्किल की स्थिति में है, और इसलिए हमको डेफिनेशन चाहिए। बिजली, सड़क, पानी, इसमें भी जो रियायतें दी गई उसको भी रेवड़ी माना जाता है। दूसरा है कि आपको लाडली, लाडला, फलाना 1,500, 2,000, ये भी एक है। डेफिनेशन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी, और ये ऐसे ही जो है झूठ सच का कंपटीशन, एक दूसरे के ऊपर आरोप, यही चलता रहेगा। क्योंकि यही है इंस्टेंट नूडल। जी जी, डेफिनेशन की तो बात आई, और वो उस पर चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट में कह गया कि भाई ये डेफिनेशन तो आप ही तय कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बता दीजिए कि ये फ्रीबीज क्या हैं, और फिर उस पर हम एक्शन लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। खैर, उस पर आते हैं, आगे आते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा साहब मुझे अब दिखने लगे। झा साहब, जो खड़गे साहब का बयान दिया, नमस्कार सर, जो खड़गे साहब का बयान आया, और जो वो कह रहे हैं कि हमें वादे वही करने चाहिए जिन्हें हम पूरा कर पाएँ, हमें 5, 10, 15, 20 गारंटीज नहीं देनी चाहिए, ऐसा होगा तो राज्यों का दिवालिया निकल जाएगा। उस पर प्रधानमंत्री साहब की भी एक टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब शायद गलती से लेकिन सच बोल गए। तो देखिए, क्या बोला है खड़गे साहब ने, क्या वो आपकी पार्टी का, क्योंकि आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो आपकी ये पार्टी का बयान माने, खड़गे साहब का अपना बयान माने? आगे अभी महाराष्ट्र के चुनाव 1-2 दिन में आपका घोषणा पत्र आता ही होगा, तो क्या उसमें ये सब चीजें नहीं होंगी? ये आपसे जवाब मैं जानना चाहूंगा। विपिन जी, देखिए, माफी चाहूंगा थोड़ा लेट से जुड़ने के लिए। बात यह है कि खड़गे जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत पते की बात बोली है। नरेंद्र मोदी जी, आज आपने देखा कि झारखंड का मैनिफेस्टो भाजपा ने रिलीज किया, और वो कह रहे हैं कि हम 21 लाख नए घर मकान बना के देंगे। याद करिए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या वादा किया था, 2022 तक हम सबको पक्के मकान बना के दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि गरीब किसानों नहीं, झा साहब एक मिनट, क्योंकि मेरा सवाल अभी पहले खड़गे साहब, आप उसके बाद मोदी जी ने क्या कहा वो भी हम सब सुनेंगे, लेकिन जो खड़गे साहब ने कहा मैं उसके मतलब जानना चाहता हूं, मैं उसका निहितार्थ जानना चाहता हूं कि व्हाट डज इट मीन फॉर योर पार्टी, कांग्रेस के लिए उसके क्या मायने? विपिन जी, कांग्रेस के लिए उसके लिए यही मायने है कि वाकई में आप जनता से झूठ मत बोलिए। जनता इस लोकतंत्र की जो है वो जनार्दन है, और जनार्दन से आप अगर झूठे वादे करोगे तो फिर कहीं की नहीं रहोगे। बात इसलिए मैंने कहा, और मेरे पार्टी के जो अध्यक्ष हो उन्होंने बड़ी स्पष्ट तौर से कही। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने आईना दिखाया कि 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। विकास रूपी नाव पे नरेंद्र मोदी जी ने जनता को बैठाया था, लेकिन विनाश रूपी टाइटैनिक पे बैठा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी का पहला झूठ क्या था, डीजल पेट्रोल 20 रुपए लीटर कर देंगे। आज क्या हुआ डीजल पेट्रोल का? क्यों झूठे वादे किए थे? जनता को झूठे झा साहब फिर से मैं रोक रहा हूं, आप मोदी जी पे आइएगा, बिल्कुल आइएगा, लेकिन मैं जो समझना चाह रहा हूं कि वो बात कर रहे हैं आपकी अपनी पार्टी की, वो आप सुन लीजिए, वो कर्नाटक में बोल रहे थे इसलिए कन्नड़ में बोल रहे थे, लेकिन ट्रांसलेशन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस वक्त में। वो आपकी अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं, वो आपके अपने नेताओं को ये बात कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई वादा मत करो जिसको तुम बाद में निभाना पाओ, या फिर बाद में तुम्हारे पास उसके लिए पैसे ना हो। तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब चाह रहा हूं आपका, उसमें दीजिए प्लीज। हम आएंगे, फिर आप विपक्षी पार्टी पे हमला बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए विपिन जी, मैं दोनों परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। बहुत ईमानदारी के साथ हमने कहा और हमारे नेता ने कहा हमें झूठ नहीं बोलना है राजनीति में, हमें झूठे वादे नहीं करना है। अब हमारी हाँ, पार्टी क्योंकि के ये लोग, सवाल हमारे इसलिए नेता, झा साहब कि वादे तो आपके यहाँ भी हुए। हिमाचल का उदाहरण है, जब तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां सरकार नहीं रही, वहां के उदाहरण है आपके। अभी तेलंगाना में लोगों को वो किस्त माफी का इंतजार है। कर्नाटक में बहुत सारी योजनाएं बिल्कुल एकदम अधर पे आ गई हैं। तो वो आपकी पार्टी में भी तो हो रहा है। अभी आ जाइएगा दूसरी पार्टी पे, लेकिन ये जवाब ईमानदारी से दीजिएगा प्लीज। देखिए ईमानदारी से मैं दे रहा हूँ, सारी की सारी योजनाएं, कर्नाटक में किसानों की माफी की जो बात हुई थी, तेलंगाना में वहां पे किसानों की किस्तें जा रही है, माफी हो रही है। कर्नाटक में जो है स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अब आप देखिए 5 सालों से हमारी सरकार है और तेलंगाना में अभी 2 साल की सरकार है, 1 साल की सरकार हुई है, और कर्नाटक में 2-2.5 साल की सरकार हुई। तो आप यहाँ चाह रहे हैं कि हम 2 साल में सारे अपने वादे पूरे कर दें, और नरेंद्र मोदी जी से आप कह रहे हैं विपिन भाई का, अरे आप फिर दूसरी तरफ निकले। ठीक है, मैं झा साहब आपके पास, दूसरी आप तरफ नरेंद्र मोदी जी पे क्यों जा रहे हैं? आप अभी तो पहले जो एक मिनट नरेंद्र जो मोदी जी आप पे क्यों नहीं तो जाएंगे? मतलब आपका कहना यह है कि आपने सारे वादे पूरे कर दिए, आपकी किसी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको सब मुफ्त में देना है। तो देखिए थोड़ा अलग हो जाएगा। मैं बेकार की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं बहुत सीधा उत्तर चाह रहा था आपसे। विपिन जी, अगर सीधा उत्तर है तो फिर आप बताइए ना, आयुष्मान गारंटी क्या है? ये फ्री की रेवड़ी है या नरेंद्र मोदी जी अपने अडानी मित्रों ये के थोड़ी घर से वॉट अबाउटरी हो जाएगी। नहीं, मैं विजय त्रिवेदी साहब, मैं आता हूँ विजय जी ये ना सुनना पड़ेगा आपको ना। नहीं, मैं सुनूंगा सर, सुनूंगा, पूरा सुनूंगा। मैं तो लगातार 5-6 सवाल आपसे पूछ ही चुका हूं, मैं पूरा सुनूंगा, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि मैं आपको काटना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ बात थोड़ी सी ना जो जगह पे है वो करना चाह रहा हूं। आप बताइएगा उनका भी, लेकिन पहले आपकी बात तो कीजिए। विपिन जी मैं बता रहा हूँ, चक्कर के आज के समय में जो पत्रकारिता का स्तर हो गया वो, अरे नहीं, हम वहां मत पहुंचिए प्लीज सर, प्लीज। हम लोग कहाँ ऐसी डिबेट करते हैं उस स्तर वाली के। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं क्योंकि ये बयान खड़गे साहब ने दिया, उन्होंने अपनी पार्टी पे दिया, नरेंद्र मोदी जी ने उस पर टिप्पणी की, उस पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर पासवान साहब भी बैठे हैं, आप नहीं आते, थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो पहला सवाल आपसे ही था, फिर मुझे उनसे पूछना पड़ गया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई काम मत करो, तो क्या ये आपकी पार्टी का आधिकारिक बयान है? क्योंकि अभी देखिए 2-3 दिन में घोषणा पत्र आना है, राहुल जी भी बहुत सारी बातें करेंगे, फिर वो बातें आपस में कटेंगी। सिंपल और साधारण बात मैं कह रहा हूं, और मेरे नेता, आधिकारिक बयान किसी बात नहीं होगी, अध्यक्ष है पार्टी तो आधिकारिक इसीलिए तो पूछ रहा हूं। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि किस कॉन्टेक्स्ट। नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाया। नरेंद्र मोदी जी का जो बहुत प्रिय चौपाई है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। नरेंद्र मोदी जी के मुख से आपने कई बार चौपाई सुनी होगी। तो नरेंद्र मोदी जी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने का जो गुरु मंत्र देते हैं, यहाँ पे गुरु प्रकाश बैठे हुए हैं, तो गुरु का जो प्रकाश है वो अंधेरे में तब्दील हो चुका है, देश अंधेरे में जा चुका है, क्योंकि इन्होंने झूठ के दम पे पिछले 10 सालों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। आप आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, आप लाडली बहना की बात करते हैं, आप पक्के मकान की बात करते हैं, आप टॉयलेट की बात करते हैं। ये कहां से आएगा भैया? फ्री का कुछ नहीं होता, सरकार का पैसा होता है, सरकार का बजट होता है, सरकार मैनेज करती है, इसलिए फ्री का कुछ नहीं होता। लेकिन झूठे वादे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उस पे बात करिए। महंगाई कम हुई नहीं हुई, बेरोजगारी कम हुई। अच्छा ठीक है। आप देखिए, मैं छोटी सी बात करके फिर आपके यहाँ से जा रहा हूँ। आप जो महाविकास आघाड़ी है उसने महाराष्ट्र में कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जो लाडली बहना, माजी लाडली, यहाँ पे जो भी नाम है वो जारी रहेगी। आप तो उसी पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास पासवान साहब भी, लेकिन विजय जी देखिए मुद्दा यही है। मुद्दा अगेन अगर आप उसे राजनीति, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं पासवान साहब, आ रहा हूं आपके पास भी आऊंगा। हमारे जो दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, लेकिन खास तौर पे अभी मैं कांग्रेस, देखिए हम यहाँ ये चर्चा कर ही नहीं रहे कि उसने क्या किया और हमने क्या किया। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या मुफ्त की रेवड़ी या फ्रीबीज का जो कल्चर है या जो सिस्टम है वो सही है या नहीं है। खड़गे साहब ने एक बात कही कि भाई इससे बचना चाहिए। प्रधानमंत्री भी पहले ये बोल चुके हैं कि आपको इसमें डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। आपको एक पर्टिकुलर तबके के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको ओवरऑल देंगे तो आपकी इकोनॉमी पे प्रॉब्लम है। अब ये अलग बात है कि पार्टियां उस को कैसे फॉलो कर रही हैं, चुनाव आता है तो तब क्या होता है, लेकिन मूलभूत सवाल तो यही है कि क्या ये कल्चर हमारे लिए सही है। विपिन जी, आपने क्या किया कि आपके जो दोनों मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, दीपक झा भी और गुरु प्रकाश भी,
अब वो उनको शीशे के महल में बैठा रखा है और पत्थर भी आपने बहुत सारे दे रखे हैं उनको, एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। जो सवाल आप कर रहे हैं वो सवाल तो आपका है नहीं ना विपिन जी, ये सवाल तो कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है, खरगे साहब ने किया है। अब इसमें ऑफिशियल स्टैंड भी नहीं बचता, ये खरगे साहब सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब दीपक जी को देना। विपिन का सवाल नहीं है ना, ये विपिन जी का सवाल नहीं है। तो खरगे साहब ने जो सवाल किया वो उनके अपने मुख्यमंत्री से, अपनी सरकार से कर रहे हैं, और उसके बाद भी क्या होने वाला, कोई बदलाव होने वाला है? हिमाचल का आपने हाल देखा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार अपने मंत्रियों को और उनसे कह रही है कि भाई अपनी सैलरी मत लो क्योंकि हमें पैसा देना है। वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो या दूसरी बात हो और योजनाओं की बात हो, कर्नाटक में वो गुरु शक्ति योजना की बात है जिस पर काम नहीं हुआ। लेकिन ये बात कांग्रेस के लिए केवल हो ऐसा नहीं है ना। जब सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से और सीधे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एफआरबीएम का जिक्र किया गया। अब एफआरबीएम आपको तो क्या समझाना है, एफआरबीएम आप बहुत अच्छे से समझते हैं और ये भी आप बहुत समझते हैं कि गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। तो एफआरबीएम की चर्चा जो लोग कर रहे हैं उनको तो पता, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उसके तुरंत बाद झारखंड का घोषणा पत्र पढ़ा है आपने, 2500, जिसमें 2000 रुपए, 2100 रुपए और कई तमाम तरह की जो योजनाएं, फ्रीबीज जिसे आप कह रहे हो, वो घोषणा उसमें की गई हैं। और हर चुनावी राज्य में आप 400 रुपए में, 500 रुपए में सिलेंडर देते हैं। यदि सिलेंडर इतना सस्ता हो गया है तो पूरे देश में 500 रुपए में सिलेंडर कर दीजिए, यदि इकोनॉमिक्स नहीं बदल रही है तो। और फिर क्यों महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना शुरू कर रहे हैं? ठीक है, तो वो सब पार्टियां एक ही जगह बैठी हुई हैं, एक ही तालाब में बैठी हुई हैं, सबको अपने वोट हासिल करने हैं। ये एफआरबीएम, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये वित्तीय हालत, वित्तीय घाटा, आपको तो सारी बातें पता। विपिन जी को क्या बताएं कि किन राज्यों पर कितना 7 लाख करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पैसा कर्ज पड़ा हुआ है, महाराष्ट्र पे 7 लाख से ऊपर करोड़ से ऊपर का पड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश पर है, पंजाब की हालत खराब है, दिल्ली जो है अब पहली बार वित्तीय घाटे की तरफ बढ़ रही है। तो तमाम राज्यों की स्थिति यही है, लेकिन हम जो फ्रीबीज है उसकी राजनीति से निकल नहीं पा रहे। और अब ये शेर की सवारी हो गई है, इस पर शेर पर सब लोग सवार हो गए हैं। अब शेर की सवारी से उतरना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उतरते ही शेर खा जाता है। तो फ्रीबीज यदि रोक देंगे तो आपने वोटर्स को ये आदत डाल दी है कि फ्रीबीज आप एक के एक मुकाबले में, कंपटीशन में चल रहा है। झारखंड में देखिए, एक ने कहा 2100 रुपए देंगे तो दूसरी जो सरकार है उनका हम 2500 रुपए देंगे। ये मंडी के भाव की तरह से वोटर्स को तोला जा रहा है। क्या जो हमारा चुनाव आयोग है इसको इलेक्शन करप्शन के तौर पर, इलेक्टोरल करप्शन के तौर पर या इलेक्टोरल ब्राइब की तरफ पर देख सकता है? सतीश जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि ये जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो आप, क्यों 90 करोड़ लोगों के पास लाल कार्ड है, क्यों आपको टॉयलेट बनवाने की जरूरत पड़ रही है, क्यों आपको बिजली मुफ्त में देने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आप उन्हें इस लायक बना ही नहीं रहे कि वो अपना खर्चा अपने आप निकाल सके। और वो बड़ा सवाल है, वो मुश्किल सवाल है, तो आप उससे निकलना नहीं चाहते, निकल नहीं सकते। तो ये आसान रास्ते आपने अपनाए हैं। डीबीटी की जो योजना है वो कांग्रेस सरकार ने शुरू की, भले ही भारतीय जनता पार्टी आज उसको आगे बढ़ा रही है, लेकिन सब इसी में चल रहे हैं। और फ्री बीज को लेकर या तो अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिल्ली के गले में खुद ही राजनेता अपने घंटी बांधेंगे, अपने गले में तो कोई घंटी बांधता नहीं। चुनाव आयोग से अब उम्मीद करना ही शायद थोड़ा ज्यादा होता है कि वो कोई चुनाव सुधार पर काम करेगा, या वो फ्री बीज पर बार बार बात करेगा कि भाई फ्री बीज को कैसे रोका जाए, ये इलेक्टोरल ब्राइब है कि नहीं है, या केंद्र सरकार खुद ये तय कर दे कि भाई हम इस घाटे को, जो एफआरबीएम की बात जिस पर कर रहे हैं उसमें तो साफ साफ दे रखा है ना कि कितना पैसा होना चाहिए, कितना कर्जा होना चाहिए, कितना जीडीपी का खर्चा हम उठा सकते हैं, कितना घाटा होना चाहिए, क्या उस पर कोई चल रहा है? और वो सब सरकारें वैसे के वैसे ही चल रही है। तो एक दूसरे को शीशे के महल में बैठा के ये पत्थर फेंकने का जो काम हम लोग करते हैं, और रोजाना इस पर बात होती है। झा साहब बोलेंगे गुरु प्रकाश जी की सरकारों ने ऐसा कर रखा है, प्रधानमंत्री जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और गुरु प्रकाश जी बताएंगे कि कांग्रेस में, वो तो गुरु प्रकाश जी के पास कम मौका है क्योंकि कांग्रेस की 3 ही सरकार है, झा साहब के पास ज्यादा मौका हो सकता है। लेकिन असली बात यह है कि क्या हम वित्तीय प्रबंधन को, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को, एफआरबीएम को वाकई लागू करना चाहते हैं? यह चुनाव जीतना ही हमारा सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे एक इकलौता कारण है। इसलिए तो पूरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमारी बदल गई है। जिन लोगों के खिलाफ आप करप्शन के चार्जेस लगाते हैं उनको आप वित्त मंत्री बनाते हैं जी, ठीक है। तो अब ये सब अच्छा लगता है कि हमारे प्रोग्राम में ये सब चर्चा होती रहे,
और वित्तीय घाटे को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, राज्यों की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा है। लेकिन सर, वो सरकार नहीं बनाएंगे तो आपके साथ कैसे बहस करेंगे? आपके चक्कर में विपिन जी समझा दें कि आप वित्तीय प्रबंधन को ठीक रखें और वो चुनाव ही हार जाएं, फिर क्या करेंगे? इसलिए उनका चुनाव जीतना सबसे जरूरी है और वो जानते हैं कि पॉकेट में सीधा पैसा डालिए, टन से बोलता है वोटर की जेब में, और वो खटाखट वोट देता है आपको। जी, और इसीलिए क्योंकि पूरा मामला इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द है। शुभम भट्टाचार्य हमारे साथ, देश के जाने माने आर्थिक पत्रकार हैं। शुभम, इवन डी सुब्बा राव साहब ने भी कुछ वक्त पहले, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि इवन सरकार को इसके ऊपर एक वाइट पेपर लेकर आना चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो फ्रीबीज है या मुफ्त की चीज़ें हैं या मुफ्त उपहार हैं या जो भी है, उनका क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है। साथ में वो एक और बात भी कह रहे हैं कि देखिए, गवर्नमेंट का ये काम भी है कि वो जो बिल्कुल नीचे वाली लाइन है, जो नीचे वाला तबका है, उसको अगर ज़रूरत का कुछ सामान मुफ्त देती है तो दे, लेकिन उसकी भी समीक्षा करे कि कब तक मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, किस हद तक मिलना चाहिए। तो मतलब वो एक बैलेंस साधने की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर यही आता है कि भाई ये पॉलिटिक्स कैसी है या ये जो चीज़ें हैं जन कल्याणकारी हैं, लेकिन वो जन कल्याण की लाइन, वो रेखा कहाँ खींचेगी, कहाँ ज़रूरत है और कहाँ वो रिश्वत में बदल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल उठेगा। शुभमय। विपिन जी, बहुत सही बात है और मैं काफी गौर से सुन रहा था। दिग्गजों ने बहुत सही बात किया। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, हमने जन कल्याण के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का शुरुआत किए थे, उसको खत्म कर पाए क्या? उसका औचित्य वगैरह से हटकर वो इस पहलू पर पहुंच गया है कि अभी रिजर्वेशन के ऊपर कोई भी पार्टी अगर थोड़ा सा भी अगर नाराजगी जताए तो उसको बहुत बड़ा इलेक्शन लॉस फेस करना पड़ेगा। फ्रीबीज एक वैसा ही चीज है, एक बार अगर आप जैसे अभी अब बात कर रहे थे कि टाइगर का राइडिंग है टाइगर, एक बार अगर शुरू कर दें उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। और इस पर सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा झमेला शुरू किया गया था जब हमने गलती तरीके से 2006 के बाद दो ऐसे लॉज को हमने बहुत बड़ा, सबने कहा कि बहुत अच्छे लॉ है, एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और दूसरा MGNREGA है। ये जो लोगों को पैसे देने का प्रावधान लॉ के हिसाब से संविधान बनाकर बनाया गया, सब उसी से ही गड़बड़ शुरू हो गया कि लोगों के सामने अब आप कह ही नहीं सकते हैं कि अगर वो लॉ है तो फिर दूसरा चीज लॉ क्यों नहीं बन सकता है। तो एक के बाद एक राज्यों के सामने ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल, एक कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा जो स्टैट्यूट ला गया, कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन और दूसरा जो फ्रीबी NREGA और फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये दोनों ने ही रास्ता दिखा दिया जिसे मैं कहता हूँ रोड टू हेल। क्योंकि वो इस तरह से बढ़ता गया है, हमने लोगों को समझा दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कामकाज में सुधार लाने की जरूरत नहीं है सरकार को, सरकार सिर्फ पैसे देते रहे। तो पैसे देने का अगर सिस्टम बन जाए तो बेसिकली गवर्नमेंट टैक्स वगैरह से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसे जुटाए और फिर वो पैसे बांटते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन कभी भी इस पर कोई नाराजगी दिखाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का काम है। इस पे ऊपर वो कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसमें भी ये फ्रीबीज वाला मामला आया था 2013 में। लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि ये मामला सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, हम इस पर टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन हम इस पर कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। यानी कि किसी और एजेंसी सरकार के अंदर कोई इस पर कदम नहीं उठा सकते, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव को ही उठाना है। और एग्जीक्यूटिव ने जो सिस्टम बनाया कि हम लॉ बनाकर, मैं खासकर ये दोनों लॉ जो NREGA और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाकर हमने बोल दिया कि भाई लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए साधन नहीं है, इसलिए हम सपोर्ट देंगे। ये सपोर्ट इतना खतरनाक एक मिसाल बनकर सामने आ गया है कि आज हर पार्टी अपने आप को फ्रीबीज के रास्ते पर चलना इम्पॉसिबल, चलना बिल्कुल उनके लिए एसेंशियल हो गया है। डॉक्टर सुब्बाराव की जो लेख की बात आप कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि फ्रीबीज का डेफिनेशन, कि फ्रीबीज को क्या समझे,
किस सपोर्ट को हम फ्रीबीज माने, किस सपोर्ट को नहीं माने। जब अगर हम माने कि 8 ग्राम सोना जो तमिलनाडु में जयललिता दी थी उसको हम फ्रीबीज माने, या एजुकेशन के लिए टोटल क्लास 12 तक की पढ़ाई के लिए सारा खर्च उठा दे उसको हम फ्रीबीज माने। डिबेट हर तरह से हो सकता है, बट पॉइंट वही रहता है कि खर्च ना करके अगर हम कहें कि सबसे गरीब लोगों को हम सपोर्ट देंगे इस तरह से, तो वो गड़बड़ बेसिक पॉलिसी में वो है। बेसिक पॉलिसी में प्रॉब्लम है कि आप कह रहे हैं कि आपके पास, कि गरीब के पास साधन नहीं है, गरीब के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन साधन जुटा नहीं पाएंगे, या सही एडमिनिस्ट्रेशन जुटा नहीं पाएंगे, इसलिए हम कैश देंगे। तो वो कैश देने वाला जो रीति है, उस पॉलिसी को, उस आइडिया को, खासकर आज दुनिया भर में IMF का भी एक स्टडी आया है जिसमें भी यही चीज आया है कि सपोर्ट फॉर द पुअरेस्ट बाय कैश हैंडआउट्स, ये मैं कहूँगा इतना गलत मिसाल है, गलत आइडिया, स्टेटमेंट, पॉलिसी है कि इसी की वजह से ये सारी चीजें आ रहे हैं। आज खड़गे साहब का जो कर्नाटक सरकार को जो हिदायत दिए हैं कि भाई और ज्यादा फ्रीबीज वगैरह का डिस्कशन मत, प्रॉमिस ना करो, महाराष्ट्र में दिखाओ वगैरह, ये सब इज जस्ट वेरी लिटिल, अनलेस गवर्नमेंट्स ये मान के चले कि हम फाइनेंशियल एड नहीं देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हेल्थ पॉलिसीज बनाएंगे, एजुकेशन के लिए अच्छे टीचर्स लाएंगे, इन सब चीजों पे अगर बात नहीं मानेंगे तो ये फ्रीबीज का जो दौरा है ये बढ़ता ही जाएगा। कोविड के बाद ये शुरू हुआ था कि कोविड से लोगों को सपोर्ट देने के लिए हम सब्सिडीज बना दी और वो बढ़ता ही गया है। हाँ, सही बात है। नहीं, मैं मानूंगा कि वो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, और जैसे सुब्बाराव साहब ने भी कहा है कि कब तक आप उसकी समीक्षा कीजिए, हो सकता है कभी रिक्वायरमेंट आएगी, वो काम भी सरकार का है कि वो अंडर प्रिविलेज लोगों को देखें कि उन्हें एटलीस्ट बेसिक चीजें मिल रही कि नहीं, लेकिन कब तक, किस वक्त तक और किन्हें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरी बातचीत में। पासवान साहब, एक प्रधानमंत्री जी का ही बयान है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वो है कि वो कह रहे हैं कि हमें देश में रेवड़ी कल्चर को हटाना है, रेवड़ी कल्चर वाले सभी विकास के जो कार्य होते हैं जैसे रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क का निर्माण नहीं कर सकते हैं ऐसी सरकारें, ये हॉस्पिटल, स्कूल, गरीबों के घर नहीं बना सकते हैं, और रेवड़ी कल्चर आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक साबित होगा, ये खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और इनफैक्ट मैंने, अगर हम याद रखें, वो मध्य प्रदेश वाला चुनाव भी था जिसमें प्रधानमंत्री जी प्रचार करने गए थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी योजना का नाम नहीं लिया। उस समय सुर्खियां बनी थी, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे याद आ गई कि हेडलाइंस बनती थी कि उन्होंने किसी योजना का नाम कभी नहीं लिया। उन्होंने बाकी चीज़ें गिनाई होंगी, लेकिन इन योजनाओं को, जो कि MP में बड़ी पॉपुलर थी, माना जाता था शिवराज सिंह का ब्रेन चाइल्ड है और उनकी सोशल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, और दूसरे स्टेट्स भी उसको अपना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन प्रिंसिपल खुद PM साहब इसके पक्ष में नहीं है। नहीं, देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि अभी तक जो चर्चा हुई है और बहुत ही प्रोडक्टिव चर्चा है, मैं इसको प्रोडक्टिव चर्चा मानता हूं, और आवश्यकता है ऐसी चर्चा हो, एक डेफिनेशन हो, एक मापदंड तय हो, लेकिन हमें इस बात को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है कि कम से कम हमारे संविधान में जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, अब वेलफेयर स्टेट की कल्पना को पूरा करने के लिए, और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक दृष्टि है, हमारा जो इकोनॉमिक विजन है, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की कल्पना है। तो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सशक्त कैसे किया जाए, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। लेकिन संतुलन की बात है। देखिए, जैसे मैंने आपको अपने प्रारंभिक उद्बोधन में आपको उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ सोलर लाइट की योजना है, और सोलर लाइट योजना में 1 करोड़ से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अभी बहुत सारी बातें की गई और एक प्रकार से सरलीकरण कर दिया गया। इस सरलीकरण से मैं सहमत नहीं हूं। अभी देखिए, कहा गया कि भाई हर स्टेट, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है तो हर स्टेट में, क्या हर स्टेट वेतन देने में असमर्थ है क्या? क्या हर स्टेट पेंशन देने में असमर्थ है क्या? क्या हर स्टेट अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं कर रहा है क्या? मैं इसको बीजेपी और कांग्रेस के परे जाकर के भी देखने की आवश्यकता है। आज कर्नाटक में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार बसवराज राय रेड्डी हैं। वो कह रहे हैं कि आज हमारे पास विकास का कोई पैसा नहीं है। उसी स्टेट में तुंगभद्रा डैम है, उस डैम का 19वां जो गेट है वो टूट चुका है।
अगर शायद कर्नाटक की सरकार ने इतना फ्रीबी, इतना रेवड़ी नहीं किया होता तो इन बेसिक बुनियादी मुद्दों पे काम किया जा सकता था। हिमाचल प्रदेश में आपने वादा किया था कि 18 से 60 वर्ष तक की जितनी महिलाएं हैं उनको हम 1500 रुपए महीना देंगे। कितने लोगों को आपने दिया है? 7 लाख महिलाएं हैं। 7 लाख महिलाओं को आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, विधायकों को निधि नहीं दे पा रहे हैं, विधायकों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, विधायकों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। मतलब इसका आलम यह है, अगर हम इसकी इंपैक्ट असेसमेंट की बात करें विपिन जी, तो मैं कर्नाटक का एक खबर देख रहा था कि शक्ति मूर्ति एमजी है। शक्ति मूर्ति एमजी कर्नाटक के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया कि भाई ये हमें वेतन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, इसकी चिंता आप कीजिए। उस व्यक्ति को निकाल दिया गया। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कांग्रेस पार्टी जो इतना ग्लोरीफाई करती है कि भाई हमारे यहां बोलने की स्वतंत्रता है, उस व्यक्ति ने एक पोस्ट किया, सरकार के लिए आलोचनात्मक पोस्ट था, उसको हटा दिया गया। तो मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की आवश्यकता है। इस पे मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन इस पे मैं आपसे असहमत हूं और बाकी पैनलिस्टों से भी असहमत हूं कि आप यू पेंट एवरीवन विद द सेम ब्रश। ऐसे नहीं होता है। जब प्रधानमंत्री स्वरोजगार की बात करते हैं, पिछले 10 वर्षों का यदि मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट का उदाहरण दे दिया, और फिस्कल डेफिसिट के उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से यूपीए और एनडीए का तुलनात्मक अध्ययन होगा तो एनडीए इज फार बेटर व्हेन इट कम्स टू फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रधानमंत्री जी का किस बात पे जोर है? आप सारी की सारी योजनाओं का एक मूल्यांकन करके देखिए। आप मुद्रा योजना देखिए, 55 करोड़ बेनिफिशियरीज। आप स्टैंड अप योजना देखिए, स्टैंड अप योजना के तहत पहली बार ऐसा प्रयास किया गया। पर पासवान साहब, ये सब फ्रीबीज में नहीं आएंगे ना, ये मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, हम इसे फ्री भी नहीं बोल पाएंगे, ये अलग चीजें, ये अलग चीजें। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको, मैं वही कहना चाह रहा हूं सर आपको कि एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अब केरला को किस क्षेत्र में पैसा देना है, बिहार को किस क्षेत्र में पैसा देना है, इसके लिए संविधान में फेडरलिज्म की व्यवस्था है और उसी फेडरलिज्म की दृष्टि से ही हर प्रांत को सशक्त करना। 14th फाइनेंस कमीशन की बात। ठीक है, चलिए आपका जो जवाब है ना वो एक और प्रश्न को खड़ा करता है। वो मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा यहाँ पे पासवान साहब। वो ये कि एक बात हो रही है कि फ्रीबी देना सही है या गलत। अब अगर ये सिद्ध कर दिया जाए कि भाई मेरे पास तो पर्याप्त पैसे हैं, तब मैं क्या फ्रीबी दूंगा, क्या तब वो सही होगी? ठीक है, आपकी हालत ही खराब हो गई तो आप कहां से देंगे, नहीं देंगे, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, वो तो एक बात हुई। लेकिन क्या अर्थव्यवस्था सही होते हुए भी फ्रीबी कल्चर ठीक है? ये एक बड़ा सवाल होगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इस बड़े सवाल को हमारे वरिष्ठ सभी साथियों से हम पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है फ्री बीज की। हाल ही में खड़गे साहब, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया, उनकी पार्टी के नेताओं के लिए था कि फ्री बीज से बचना है, ऐसे वादे ना कर दें जिससे बाद में पूरा ना किया जा सके। और उस पर ये पूरी बहस फिर आज जो हो रही है आगे, उस पर कई चीज़ें हुई, कई टिप्पणियां आई। ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हुई। अब ब्रेक के बाद थोड़ा कम समय रहेगा तो सभी से थोड़े संक्षिप्त उत्तर चाहूँगा। कांग्रेस के हमारे मित्र कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, लेकिन एक बात मैं पासवान जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने एटलीस्ट हमारे जो बीजेपी के साथी उन्होंने ये माना कि इस पर एक सार्थक डिबेट जरूरी है, इस पर चिंतन जरूरी है, इस पर बात होनी चाहिए। नाउ मिस्टर झा, आपकी बात। देखिए विपिन भट्ट जी, आपने शुरू में नरेंद्र मोदी जी का भाषण पढ़ के सुनाया, उनका वक्तव्य पढ़ के सुनाया। क्या आपको उसका मिस्टर पासवान ने जवाब दिया? रेवड़ी कल्चर के बारे में जवाब दिया? आपने उनको बेरोक टोक बोलने दिया। अगर मैं बोलता तो शायद आप बीच में बोलते। ये माफी के साथ बोलूंगा, लेकिन एक गलत है, बुरा लगा आज मेरे को। लेकिन मिस्टर पासवान ने जवाब नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी जी को जो फ्री वाला कल्चर था, ये किसान सम्मान निधि क्या होता है भैया? हर किसान को आप 2000 रुपए भेजते हैं, ये क्या है? आप पक्के मकान का वादा करते हैं, ये क्या है? ये फ्री का है कि नहीं है? आप किसान का भला चाहते हैं तो डीजल सस्ता करिए, ट्रैक्टर में जो कल पुर्जे होते हैं उसमें सस्ता करिए। अगर ये नहीं कर सकते तो आप किसानों को 2000 रुपए पे क्यों आश्रित बनाते हैं अपना? ये जो दो तरफा, इसको बोलते हैं, एक देसी कहावत है, रंगा सियार। मैंने कल भी कहीं बोला था, आज भी बोलूंगा। तो भाजपा का जो चरित्र है वो रंगा सियार की तरह है और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, गुरु प्रकाश पासवान जी बोलने में इतने माहिर हैं कि हिमाचल पहुंच गए, कर्नाटक पहुंच गए, तेलंगाना पहुंच गए, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी भी जवाब नहीं दिया। मैं तो कहता हूं गुरु प्रकाश, आप अमित शाह के बेटे से ज्यादा बढ़िया बोलते हैं। आईसीसी का चेयरमैन आपको बनना चाहिए था, अमित शाह के अरे बेटे सर, आप देखिए झा साहब, आपने पर्सनल थोड़ा सा कर रहे हैं।
अब वैसे तो फिर अगर मैं चला जाऊं 2019 में तो राहुल गांधी साहब ने 72,000 रुपए किसानों को देने की बात कर दी थी, तो फिर भी 6 दे रहे हैं। तो देखिए उसमें मत जाइए, उन्होंने आखिरकार कहीं बात को तो पकड़ाना कि हाँ इस पे बहस जरूरी है, 4 चीजें गिना दी। नहीं आप बोलिएगा, मैंने जैसे बात कही, बोलिए। देखिए विपिन जी, आपकी समस्या यही कि बोलने में रोक देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप इनसे पूछिए ना गुरु प्रकाश जी से, नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य अच्छा है या बुरा है फ्री की रेवड़ीज में। नरेंद्र मोदी जी बांटे तो बहुत बढ़िया, विपक्षी दल कहे तो बहुत बेकार, है ना, यही आप कहना चाह रहे हैं? अगर आप इसी बात पे इस डिबेट को सार्थक डिबेट मानते हैं तो फिर मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन भाजपा प्रवक्ता ये बताएं कि 55 लाख करोड़ के देश के कर्ज को 150 लाख करोड़ कर्जे में कैसे तब्दील कर देती है भाजपा। रेलवे में जो इंसान चलता था, आज 3 गुना टिकट महंगा हो गया, फिर भी टिकट नहीं मिलती है। इन सब बातों को नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे, लेकिन आज इस देश की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने कहां पहुंचा दिया कि आम आदमी को, जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहन के आप हवाई यात्रा करेंगे, तो हवाई फिर आप यात्रा ब्रॉड जा रहे हैं सर। करने मैं वाले थोड़ा को हवाई स्पेसिफिक, चप्पल थोड़ा लगा दिया। योजनाओं पे, थोड़ा फ्रीबीज पे, इन पे बात करना चाह रहा हूं, तो थोड़ा पता नहीं क्यों आपका मामला गड़बड़ा गया। अब मैं भी आपसे माफी चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं भी आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन थोड़ा स्टिक टू द बेसिक हम रहें, थोड़ा अप टू द पॉइंट रहें, तो ज्यादा अच्छी डिबेट होगी ना सर। थोड़ी बाहर निकल जा रही है। नहीं, बाहर इसलिए निकल रहे क्योंकि बाहर आप इसको मान रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से सीधे सवाल करता हूँ, लाडली बहना पे लगाम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? 400 का गैस सिलेंडर इन्होंने हरियाणा के पहले देने का वादा किया था। क्यों किया था भैया? अगर आप इतने देशभक्त राष्ट्रभक्त हो, आप आज झारखंड का लॉन्च किए हैं अपना घोषणा पत्र 2000 2500, ये सब क्या है? दोहरा चरित्र क्यों है? हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में इन्होंने कितना सरकार को घाटे में लाके 10 साल में कंगाल करके छोड़ के गए थे, ये पूरा देश जानता है। तो ये कहने की बात नहीं है विपिन भाई, बात है दोहरा चरित्र की। जब आप सार्थक डिबेट की बात करते हैं तो कांग्रेस और भाजपा, चलिए मेरे पास चूंकि टाइम कम है, पासवान साहब एक मिनट के अंदर इनका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैंने पूछ लिया। अरे आप कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, 1 मिनट के अंदर जवाब दे दीजिए, बाकी फिर मुझे अपने तीनों पत्रकार मित्रों के पास जाना है। नहीं, देखिए डीजल की बात करते हैं और डीजल पे टैक्स लगाते हैं हिमाचल में, इनके पूरे आख्यान में, और मैं पिछली बार बोल नहीं पाया था, इन्होंने अपने पहले उद्बोधन में मेरे नाम को लेकर के वो उपहास किया था। मुझे लगता है मैं उस पर अपना आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं और इनको सलाह देना चाहता हूं, बिन मांगे सलाह देता हूं कि किसी व्यक्ति के नाम के विषय में अपनी गुरु का प्रकाश, गुरु का अंधकार, ये बोलने से बचने की आवश्यकता है। दीपक भाई, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं, ऐसा व्यक्तिगत आरोप पूरे आपके आख्यान में, मतलब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में, विपिन जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। विपिन जी मुझे लग रहा है फिर समय निकल जाएगा। देखिए मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा, फिर समय निकल जाएगा, क्योंकि अक्सर हम डिबेट में जब इस चीज में उलझते हैं तो फिर वो कहीं और निकल जाती है, समय कम है। सतीश जी, जो एक सवाल उठा था कि फ्रीबीज मुद्दा है, अगर मेरे पास उसे देने की क्षमता है तो भी क्या फ्रीबीज देना एक सही चीज है? देखिए, मैं गुरु की इस बात का समर्थक हूं कि अगर संविधान में कल्याणकारी वेलफेयर की बात की गई है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। ये तो सारी पार्टियां करती हैं, करना चाहिए, इसलिए कहा कि डेफिनेशन हो जाना चाहिए कि क्या फ्रीबी है। लेकिन मैं एक दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूं, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, हमको लगता है कि लिबरल युग के नए आर्थिक नीति के दौर के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सारी बातें तो कर दी कि वो बैड इकोनॉमिक्स है और ये है NRGS फलाना ठिकाना, लेकिन इन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की कि ये भी तो एक प्रकार का फ्रीबी है कि हेयर कट दे दिया जाता है, बैंकों में राइट ऑफ हो दिया जाता है, बड़े लोगों के कर्जे इधर से उधर हो जाते हैं। अब पता कहा जाता है कि कर्ज माफ़ी नहीं होता, वो बैड बुक्स में रख दिया जाता है। तो क्या उसको भी चर्चा में अब शामिल न करें कि वो फ्रीबी नहीं है? भाई उसे कुछ पैसा शायद बचेगा या नहीं बचेगा, आई डोंट नो। अभी के एक आंकड़ा, एक राजनेता ने एक दावा किया, ये इकोनॉमिस्ट साहब ये बताएंगे कि भाई आजकल हम लोग 36 रुपया मुनाफा दे रहे हैं। 36 रुपया, पहले ये 14-15 रुपया था। ये क्रैश इकोनॉमिक्स चलेगा क्या? कि आप आज कुछ साल पहले मुनाफा आपसे 100 रुपया में 14 रुपया वसूला जा रहा था, 15 रुपया। आज के डेट में एक दावा है, मैं कह रहा हूँ फिर से, 36 रुपया हो रहा है। क्या इन सारी चीज़ों पर डिबेट समेकित नहीं होना चाहिए? क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि जो अनवरत लिबरलाइजेशन चलता आ रहा है उसको रिविजिट किया जाए?
और कौन सी ऐसी दुनिया की शक्ति है, लोकतंत्र है, जहां पर वेलफेयर के पॉलिसीज नहीं चलते? कौन सी, बता दीजिए मुझे। जी चलिए क्विकली शुभमय साहब, क्योंकि सवाल आप ही की तरफ डायरेक्टेड है। शुभमय जी। हाँ, मुझे ये पता हाँ था सर। कि ये वाला चीज आ जाएगा कि टैक्स कंसेशन जो दिया गया है कॉर्पोरेट सेक्टर को, वो फ्रीबीज क्यों नहीं माना जाएगा। तो इसमें अगर हम चले जाएंगे तो वो एक और लंबा दौर है। सीधी बात ये है कि अगर आपको देने की एबिलिटी है, टैक्स कंसेशन नहीं, एबिलिटी है तो गलत बोल रहे हैं आप। टैक्स कंसेशन नहीं, टैक्स कंसेशन नहीं, राइट ऑफ। सेम थिंग। राइट ऑफ जो होता है इंसॉल्वेंसी में, जो राइट ऑफ होता है वो मार्केट बेसिस पे होता है, वो किसी सरकारी नियम से बना के नहीं दिया जाता है। पहले होता था कि सरकारी सब बना देते थे, इसीलिए हमारे पास धड़ल्ले से पब्लिसिटी कंपनी है जिनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन उनका पैसा सरकार, हम लोग सारे टैक्स भरते हैं, BSNL से लेकर दुनिया भर के। मेरा कहना यह है कि फ्रीबीज वगैरह की जो प्रॉब्लम है, ये तब तक कंप्लीट चेक नहीं आएगा जब तक इनका स्टेट्स के ऊपर मार्केट का कंट्रोल नहीं रहता। वो चीज है बैंक से। स्टेट को आज जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से आराम से बैंक लोन मिलता है, उसी तरह से हर स्टेट को अपना डेट पोजीशन, जो आप बार बार दिखाते जा रहे हैं, वो डेट पोजीशन को नकारते हुए हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देते हैं सेम रेट पे। अगर इसमें अगर फर्क आना शुरू हो जाए, यानी कि SLR स्पेशल लिक्विडिटीज रेशियो के हिसाब से अगर इनको अगर उस बॉन्ड्स को अगर SLR स्टेटस ना दिया जाए, तो स्टेट्स में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है वो बहुत, दैट इज समथिंग जो शुरू हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं, और इसको करने से राज्यों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जल्दी आएगा। इस तरह का फ्रीबीज देने का जो टेंडेंसीज है वो काफी हद तक उस पर अंकुश लगेगी। नहीं, क्योंकि स्टेट्स आजकल GDP का अपना जो फिगर्स है उसको भी अब अजीब तरह का उसमें जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्टॉर्शन करके वो GDP बनाते हैं। इसलिए डेट GDP का जो खतरनाक फिगर है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक फिगर को वो चलाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर उनका लेंडिंग बोरोइंग पावर अगर कम हो जाए, तो फ्रीबीज के ऊपर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अंकुश आएगा, और इसके तरफ हमें काम करना चाहिए। वो अक्रॉस द पार्टी इसमें बाईपार्टिजन सपोर्ट भी बन सकता है। जी विपिन जी। जी विजय भाई, तो क्या अगर फ्रीबीज के कल्चर से बाहर निकल रहा है मामला, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, वो 2-3 साल से चल रहा है, 3 CJI निकल गए, उससे पहले का भी 2013 का भी जिक्र आया था, और सभी चाहे चुनाव आयोग हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो एक तरह से थोड़ी दूरी बना लेते हैं कह के कि इस पर कोई नियम हम बना नहीं सकते। तो क्या सभी पार्टियों के बीच एक कॉमन कॉन्सेंसस होना चाहिए कि भाई इस पर अर्थव्यवस्था एक तरफ है, इस तरह की चीज़ें एक तरफ है, जन कल्याण एक तरफ है, लेकिन इस पर कॉमन राय हम लेकर चलेंगे? क्या वहां से कोई उपाय निकलेगा या फिर ये ऐसे ही चलेगा? नहीं विपिन भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं गुरु प्रकाश जी का स्वागत करता हूँ, मतलब वो विद्वान प्रवक्ता हैं और उन्होंने इस बात को कहा ना, ये कॉम्प्रहेंसिव डिबेट तो हो इस पर, एक बात तो शुरू होगी कभी। अभी तो हम उस डिबेट से ही बचना चाहते हैं। और देखिए, ये वेलफेयर स्टेट के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट के समय जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वेलफेयर स्टेट की चर्चा की, शायद उन्हें फ्री बीज के बारे में पता नहीं होगा कि हमारे जो राजनेता हैं वो इतने स्वप्नद्रष्टा होंगे कि वो एक नया अर्थ निकाल लेंगे। तो वेलफेयर स्टेट को फ्रीबीज से मत जोड़िए, कम से कम फ्रीबीज अलग चीज है और उस पर एक कॉम्प्रहेंसिव डिबेट हो। और मैं इससे भी सहमत हूं कि यदि आपके पास पैसा है तो आप फ्रीबीज बांटते रहिए। वो पैसा बांटते बांटते ही तो आप ऐसी स्थिति में आते हैं जो हिमाचल में हो जाता है। आज मैंने आपको जिक्र किया ना कि दिल्ली में वो सरकार मुश्किल में आने वाली है फ्री बीज के चलते हुए। इसलिए फ्री बीज से बचने की एक कॉम्प्रहेंसिव डिबेट करें और सब पॉलिटिकल पार्टी एग्जीक्यूटिव पावर के तौर पर या उससे इस पर चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा और उससे निकलने। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है मुझे, बहुत मुमकिन नहीं लग रहा कि जो हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें से पॉकेट में डालने के बाद किसी का पैसा निकालना या रोकना एक खतरनाक राजनीतिक निर्णय होगा। उनको ये जो चुनाव जीतने की हमारी राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें किसी की शायद हिम्मत नहीं हो। लेकिन जो सतीश भाई भी बात कर रहे हैं उस पर हम चर्चा ही नहीं करते। जो कृपा बरसती है ना विपिन भाई आपके बड़े मित्रों पर, उसका भी हिसाब कभी लगाकर देखिए कि वो फ्री बीज में जितनी योजनाएं होती हैं उससे ज्यादा होता है कि कम होता है। लेकिन हम कभी उनकी चर्चा नहीं करते। वो कृपा बरसती रहती है बड़े बड़े लोगों पर, साहब लोगों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों पर, बड़े बड़े घरानों पर, और उसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। जो गरीब आदमी को, छोटे आदमी को, जिसको भी हम उसके सहमत नहीं है,
लेकिन उस फ्री बीज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा तब सार्थक होगी जब कल महाराष्ट्र, अभी तो आज झारखंड में आया है, तो गुरु प्रकाश जी की पार्टी ने जो सब कुछ किया वो तो आपको दिख ही रहा है कि क्या किया है। और कल महाराष्ट्र में, परसों महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी करेंगे घोषणा पत्र, तो समझ में आ जाएगा कि दीपक जी की पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कितनी सुनती है कि नहीं सुनती। तो ये थोड़ा मुश्किल काम मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मुश्किल काम भी बड़े फैसले करने होते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाता है कि वो कड़े फैसले लेते हैं, बड़े फैसले लेते हैं, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की बात को करना चाहिए कि यही समय है और सही समय है कि फ्री बीज पर चर्चा करें। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, दोनों ही तरफ, चाहे प्रधानमंत्री जी वक्त वक्त पे कहते रहे, चाहे आप खरगे साहब की तरफ से ये बयान आना, तो ये कहीं ना कहीं ये तो बता रहा है, ये सूचक तो है कि एक थॉट में तो वो चीज़ आई जो पासवान साहब ने भी कही, जो सतीश जी ने भी कही। हालांकि दोनों आप लोगों ने एक अलग मुद्दा भी उठाया, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि अभी तो फिर उतना समय होता नहीं एक चर्चा के अंदर। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट, एक फ्रीबी वाला कल्चर और उसके बीच ये हमारी डेमोक्रेसी और हमारा प्रजातंत्र, और इसका लंबा इतिहास है फ्रीबीज का। मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि आजकल की चीज़ है, ये शुरू से होता आया है। लेकिन क्या अब हम उस जगह पर आ गए, क्या हम उतने मैच्योर हो गए हैं एज ए डेमोक्रेसी कि इस पर बैठ के एक बार बात कर पाए? जो निकलेगा वो अलग बात है, जो नियम बनेंगे अलग बात है, जो हम कोई एक राय मशवरा निकालेंगे उसका कंक्लूजन अलग बात है, लेकिन बात तो करें एटलीस्ट कि क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और जैसा अभी बोले विजय जी कि अब 2 दिन बाद हमें 2-3 घोषणा पत्र देखने को मिलेंगे, वहीं सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, बातचीत होनी चाहिए और उसका एक छोटा सा हिस्सा तो आज हमने किया, इस बात की खुशी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रखे, बहुत तार्किक पॉइंट्स आपने रखे, एंड आई होप कि आगे इस पर हम और बातचीत करेंगे और ये हम सबके लिए, इस प्रजातंत्र के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।